हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सैटरडे है और आज मैं करंट अफेयर्स के एक टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। ये वीडियो मुझे कल अपलोड करना था लेकिन किसी कारणवश कल नहीं हो पाया, तो आज मैं ये वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। और आज के वीडियो का टॉपिक है गिलगित बाल्टिस्तान मुद्दा। और वीडियो के अंत में दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो आगे बढ़ते हैं आज के मुद्दे पर। गिलगित बाल्टिस्तान मुद्दा क्या है ये देखते हैं। तो हाल में सबसे पहले देखते हैं कि ये मुद्दा जो है वो सुर्खियों में क्यों है। तो ये मुद्दा सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि हाल ही में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध भारत ने सख्त विरोध दर्ज किया है। तो सख्त विरोध दर्ज किया है। क्या है आदेश, किस आदेश पर सख्त विरोध दर्ज किया है ये देखते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान आदेश 2018 में संशोधन करने हेतु संघीय सरकार यानी कि पाकिस्तान की संघीय सरकार की याचिका को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी कि 2018 का जो आदेश है गिलगित बाल्टिस्तान से संबंधित, उसमें जो वहाँ की संघीय सरकार ने संशोधन करने की याचिका दायर की है उसको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो यह संघीय सरकार को इसका परिणाम क्या होगा कि संघीय सरकार को गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में एक कार्यवाहक सरकार गठित करने और प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसमें भारत का ऐतराज क्या है कि भारत द्वारा यह दावा किया गया है कि भारत का ये कहना है कि गिलगित और बाल्टिस्तान के क्षेत्रों सहित संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग है। इसलिए कोई भी ऐसा परिवर्तन, यूनिलैटरल परिवर्तन जो है वो पाकिस्तान नहीं कर सकता है। और 1994 के संसदीय संकल्प यानी भारत की संसद में एक संकल्प पारित किया गया जिसके द्वारा ये अभिपुष्ट किया गया कि यह क्षेत्र यानी गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य का एक हिस्सा है। और वर्ष 1947 में भारत इस राज्य के अधिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग है। यानी कि 1947 में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ और भारत में विलय हुआ पूरे जम्मू कश्मीर का, और इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है। इस तरह से पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। और इसमें जो है पाकिस्तान जो है वो यूनिलैटरल इस तरह से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, जो कि शिमला समझौते में भी ऐसा एक उपबंध था जिसका पालन उसको करना चाहिए। तो ये देखते हैं कि ये क्षेत्र जो है कहाँ पर है, गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर का मैप है और इसमें ये हम देख सकते हैं ये भारत के नियंत्रण में जो फिलहाल अभी जो भारत के नियंत्रण में जो क्षेत्र है वो ये है। इसमें ये लद्दाख क्षेत्र है जो यूनियन टेरिटरी हो गया है अब। ये कश्मीर घाटी है, यहाँ श्रीनगर है और ये जम्मू क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है ये पीओके है जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। ये पाकिस्तान के नियंत्रण में है पीओके, और यहाँ पर ये एक डिवीज़न है। और ये जो है ये गिलगित बाल्टिस्तान है, ये भी उसके नियंत्रण में है लेकिन उसका एक प्रांत नहीं है, पूरी तरह से एकीकृत भाग नहीं है। और ये जो है अक्साई चीन है, चीन अधिकृत कश्मीर है ये। और ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के द्वारा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में से करीब
5000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र चीन को हस्तांतरित कर दिया गया था। 1963 में काराकोरम के पार ये क्षेत्र है, शाक्सगाम घाटी नाम का क्षेत्र है, ये जो है पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था 1963 में। तो इस तरह से इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो ये है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये देख लिया कि वहाँ क्या हो रहा है और भारत का इस पर क्या स्टैंड है। तो अब देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो इसकी पृष्ठभूमि, यह क्षेत्र जो है गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था। जम्मू कश्मीर जो है वो एक रियासत थी और उसी का ये एक हिस्सा था। तो इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि 1846 में अंग्रेज़ों और सिखों के बीच एक वार हुआ, एंग्लो सिख वार, और उसमें सिखों को हराने के बाद अंग्रेज़ों ने ये पूरा क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत और इसमें जो ये क्षेत्र था गिलगिट बाल्टिस्तान, ये इसके सहित ये पूरी रियासत को जो उस समय के जो डोगरा शासक थे जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह, उनको बेच दिया। लेकिन बेचने के बावजूद महाराजा के साथ उन्होंने एक समझौता किया अंग्रेज़ों ने, और एक लीज के माध्यम से जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र था उसको अपने नियंत्रण में रखा। और इस लीज को रिन्यू किया गया, इसका नवीनीकरण किया गया 1935 में। और अगला एक महत्वपूर्ण एक घटना हुई 1947 में कि जब ब्रिटिश सेना के कर्नल रैंक के एक अधिकारी ने, जो उस समय के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उनके इस क्षेत्र के गवर्नर जो थे, इस क्षेत्र के गवर्नर को बंदी बना लिया और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान को सौंप दिया। और 1947 में ही स्वतंत्रता के तुरंत बाद ये कश्मीर पर कबायली लड़ाकों, पश्तून लड़ाके थे, और बाद में पाकिस्तान की सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया गया, कश्मीर पर कब्जे के लिए। और ये दोनों देशों में संघर्ष हुआ। उसी समय जो है जम्मू कश्मीर का विलय हुआ भारत में, और भारत की सेना ने उसे जवाब दिया पाकिस्तान की सेना को और कबायली लड़ाकों को, और पीछे हटने पर मजबूर किया। और पीछे हटते हुए वहाँ फिर एक संघर्ष के बाद एक सीज फायर हुआ दोनों देशों के बीच, और उसी समय सीज फायर लाइन का निर्धारण हुआ, जो कि प्रभावी हुआ 1 जनवरी 1949 से। ये सीज फायर लाइन जो है ये प्रभावी हुई, जिसको हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम, इसके गिलगिट बाल्टिस्तान के संदर्भ में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है शुरू से लेकर अभी तक, वो देखते हैं। इसका नाम परिवर्तित करके उस समय पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र कर दिया गया, पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र। और वर्ष 1949 के कराची समझौते के माध्यम से इस पर पाकिस्तान की संघीय सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। तो 1949 में जो कराची समझौता था उसमें मतलब इस क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण और इस क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में समझौता किया गया था, और उसी में इसको पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र ये नाम दिया गया। और वर्ष 2009 में पहला पड़ाव था 1949, दूसरा पड़ाव आया 2009 में, जब गिलगिट बाल्टिस्तान सशक्तिकरण और स्वशासन आदेश के पश्चात उत्तरी क्षेत्रों को, जो इसका पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र कहा गया, इसको क्या नाम दिया गया, गिलगिट बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाने लगा। कब से? 2009 से। और इसकी एक विधानसभा और एक परिषद भी है। थोड़ा सा हम यहाँ पर पीछे जाते हैं और देखते हैं POK और गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि
जानना अच्छा है। जैसे ये जो क्षेत्र है ये पीओके है, और पीओके जो है ये एलओसी जो लागू हुई 1 जनवरी 1949 से, ये इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। और यहाँ जो 2017 में एक जनगणना हुई थी, तो वहाँ उसके अनुसार यहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 40 लाख है, 40 लाख है। और इसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। और मुजफ्फराबाद जो है ये झेलम नदी और उसकी सहायक है नीलम नदी, नीलम नदी को किशनगंगा भी कहा जाता है, तो उसकी घाटी में मुजफ्फराबाद स्थित है। और दूसरी तरफ ये गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये कहाँ पर है? ये पीओके के उत्तर में एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इधर एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, इसके पूर्वी भाग में ये क्षेत्र स्थित है। तो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, तो यहाँ पर ये खैबर दर्रा भी एक आपने सुना होगा, खैबर दर्रा भी है यहाँ पर। तो ये क्षेत्र है गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये पीओके से लगभग 5.5 गुना अधिक क्षेत्रफल वाला इलाका है। पीओके का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13,000 या 13,500 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 72,871 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। तो इससे जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र ये गिलगित बाल्टिस्तान का है। और लेकिन इसकी जो जनसंख्या है वो घनी बसी हुई नहीं है, यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है ये क्षेत्र। यहाँ पर की जनसंख्या लगभग 20 लाख है, और काफ़ी पर्वतीय क्षेत्र है और दुर्गम क्षेत्र है, और इस तरह से ये दोनों क्षेत्रों की अवस्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद ये नाम जो परिवर्तन हुआ 2009 में, और जो 1947 में जो परिवर्तन हुआ इसके यहाँ पर आक्रमण के बाद, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण वर्ष है 1963, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, जब पाकिस्तान ने अपने नियंत्रण वाले एक क्षेत्र को चीन को हस्तांतरित कर दिया। वर्ष 2009 पहला पड़ाव था गिलगित बाल्टिस्तान के मामले में, पहला पड़ाव था 1949 जब इसको पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र कहा गया। फिर आया 2009 में इसे गिलगित बाल्टिस्तान कहा गया, का नाम दिया गया। उसके बाद 2009 के आदेश को 2018 के आदेश से प्रतिस्थापित कर दिया गया। और 2018 के आदेश का उद्देश्य क्या है कि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के 5वें प्रांत के रूप में शामिल करना, और गिलगित बाल्टिस्तान को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक उपायों द्वारा पाकिस्तान के शेष संघीय ढांचे के साथ एकीकृत करना। यानी कि 4 प्रांत हैं पाकिस्तान में, तो इसको 5वें प्रांत के रूप में पूर्ण रूप से एकीकृत करना ही इस आदेश का उद्देश्य है, और जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। पाकिस्तान में कौन से 4 प्रांत हैं? एक तो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है और सिंध है। ये 4 प्रांत हैं। हालांकि वर्ष 2018 का जो आदेश है वो उसको पूरी तरह से जो अधिकार वगैरह प्रदान करने के मामले में जो है वो उतना सफल नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को केवल सीमित मूल अधिकार प्रदान करता है, और इसके द्वारा इस क्षेत्र को कोई संवैधानिक दर्जा भी प्रदान नहीं किया जाता है। मैप हमने देख लिया है कि ये इसमें ये यहाँ पर पीओके है, यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान है, ये अक्साई चिन्ह है, ये जो है पाकिस्तान के द्वारा जो चाइना को दिया गया क्षेत्र है। यहाँ पर एलओसी है, यहाँ पर एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पर अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। तो ये जो है ये इस क्षेत्र का इलाका है। इस क्षेत्र का महत्व इतना क्यों है? रणनीतिक अवस्थिति है इसकी,
गिलगिट बाल्टिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और चीन के इंटरसेक्शन पर स्थित है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गिलगिट है और बाल्टिस्तान है। यहाँ पर ये पीओके है और यहाँ पर इधर पाकिस्तान है और इधर जो है ये चाइना है और यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। और इधर अगर थोड़ा सा ऊपर जाएं, यहाँ पर मध्य एशिया का एक देश है, ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान। हालांकि इससे भारत की सीमा प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर बीच में एक अफ़गानिस्तान का एक सिर्फ 14 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये अवरोध का काम करता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ताजिकिस्तान में भारत का मिलिट्री प्रेजेंस है, जिसके प्रति काफ़ी ऑब्जेक्शन है चाइना और पाकिस्तान को, क्योंकि ताजिकिस्तान के साथ चाइना की सीमा मिलती है और अफ़गानिस्तान से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान अवस्थित है। और ये गिलगिट बाल्टिस्तान इस तरह से काफ़ी रणनीतिक इसकी अवस्थिति है और काफ़ी और भी इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। बृहद क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से काफ़ी बड़ा है, 5 गुना से भी अधिक। और इसमें निर्जातीय भौगोलिक रूप से 2 भिन्न क्षेत्र शामिल हैं जो हम देख रहे हैं। जो बाल्टिस्तान है जो लद्दाख का हिस्सा था और गिलगित है, जैसे इसमें ये बाल्टिस्तान जो है ये लद्दाख का हिस्सा था और यहाँ पर ये गिलगित है। और क्या महत्व है इस क्षेत्र का? जल और ऊर्जा सुरक्षा। गिलगिट बाल्टिस्तान अपने जल और ऊर्जा संसाधनों के कारण भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व सिंधु नदी गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर ही प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो है वो यहाँ तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और तिब्बत क्षेत्र से निकल के इसी गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर के बहते हुए पाकिस्तान में प्रवाहित होती है और जल और ऊर्जा संसाधन के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। और इसी नदी के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, सिंधु नदी। यहाँ पर हम देख सकते हैं पाकिस्तान की सीमा है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ तक ताजिकिस्तान है, यहाँ पर मात्र इतनी सी दूरी है और इधर चीन है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे ये कराकोरम रेंज है, हिमालय पर्वत श्रेणी है और हिंदू कुश है, पामीर का पठार है, यहाँ पर पामीर नॉट, कई पर्वत श्रेणियां यहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो और क्योंकि इतनी सारी पर्वत श्रेणियां हैं तो एक और विशेष बात है यहाँ पर कि 5 out of 14 8,000ers आर लोकेटेड हियर। अब 8,000ers किसको कहा जाता है? 8,000ers कहा जाता है, एक नाम दिया गया है 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों को, 8,000 मीटर से अधिक ऊंची पर्वत की चोटियों को, जो पूरे विश्व में 14 हैं और इन 14 में से 5 जो हैं वो इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी 8,000 से ऊंची पर्वत चोटियां अवस्थित हैं? जैसे एक यहाँ पर है केटू है, दूसरा नंगा पर्वत है, तीसरा गाशेर ब्रूम 1, चौथा ब्रॉड पीक, 5वां गाशेर ब्रूम 2, जिसमें केटू जो है वो कराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जिसमें किसी पर्वत श्रेणी के नाम का उल्लेख नहीं है, तो उसका आंसर होगा केटू, जो कि कराकोरम रेंज में है।
और अगर ये पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा कंचनजंगा। तो ये K2 जो है कराकोरम श्रेणी में है, ये याद रखना है। और ये 5 जो हैं 8000ers हैं इस क्षेत्र में। और दूसरी एक विशेषता ये है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर 3 सबसे लंबे ग्लेशियर्स जो हैं वो इसी क्षेत्र में हैं। 3 सबसे लंबे ग्लेशियर्स जो ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर, ध्रुवीय क्षेत्र में हमें पता है कि वो काफ़ी ठंडे क्षेत्र होते हैं और वहाँ पर ग्लेशियरों का पाया जाना स्वाभाविक है, लेकिन ये क्षेत्र इतनी अधिक ऊंचाई वाला है कि यहाँ पर उस क्षेत्र से बाहर 3 सबसे लंबे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। एक सियाचिन ग्लेशियर भी जो है वो यहाँ पर है। तो ये इसकी विशेषता है। और कई पर्वत श्रेणियाँ हैं, हिंदू कुश है, कराकोरम है, हिमालय है, पामीर का पठार है जिसे रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है, रूफ ऑफ वर्ल्ड, विश्व की छत है। तो ये इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। सियाचिन ग्लेशियर है इस क्षेत्र में, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसी क्षेत्र में है। चीनी हस्तक्षेप है, यहाँ पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है वो इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ये इसका मैप है, जैसे ये जो है काशगर है, काशगर जो है वो चीन में है और ये जो है ये वहाँ के जिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस प्रोविंस है, वहाँ का एक शहर है। जिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस प्रोविंस वहाँ का एक शहर है, चीन के पश्चिमी भाग में है। और ये सिल्क रोड जो है, सिल्क रोड जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, 2000 साल पुराना इतिहास है इस शहर का। और ये सिल्क रोड पर भी था, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। तो काशगर से ये शुरू होता है, सीपेक इसको कहते हैं शॉर्ट में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये कहाँ से गुजर रहा है, इसमें जो ये डैश वाली लाइन है ये ओरिजिनल प्रपोज्ड रूट थी, मतलब ये शुरू में प्रस्तावित मार्ग जो है वो ये था ये, और बाद में प्रपोज्ड जो है वो अल्टरनेटिव रूट जो है वो ये ब्लू लाइन जो दिखा रही है वो ये हो गया। ये काशगर से होते हुए, इस्लामाबाद लाहौर से होते हुए ये ग्वादर बंदरगाह तक जा रहा है जो कि बलूचिस्तान में है। और ये देख सकते हैं कि ये भारत से काफ़ी करीब से होकर गुजर रहा है, काफ़ी करीब से होकर गुजर रहा है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। तो ये यहाँ से गुजर रहा है गिलगित बाल्टिस्तान से। और इसमें आप देख सकते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र है, ये उसका प्रांत है। और यहाँ पर जिसमें अब ये जो फाटा का जो क्षेत्र है ये भी इसमें शामिल हो गया है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, ये भी जो है इसी का हिस्सा हो गया है। दूसरा एक इसका प्रांत है पंजाब, और तीसरा प्रांत है बलूचिस्तान, और चौथा प्रांत है सिंध। ये 4 प्रांत हैं पाकिस्तान के। और ये जो है जो इसका सीपेक है इसका मार्ग है। और काशगर जो है वो अपने बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध है, अभी भी यहाँ पर पश्मीना और फर कैप और मसालों का व्यापार होता है बड़े पैमाने पर। तो ये इस क्षेत्र की विशेषता है, काशगर से ग्वादर ये इस कॉरिडोर का डेस्टिनेशन है। अब आते हैं आज के 2 महत्वपूर्ण तथ्यों पर। पहला तथ्य है जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से, ये याद रखना है आपको। पहला है यूएई जो है वो खाड़ी देशों में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। खाड़ी देशों में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया है, यूएई बन गया है। और 1 अगस्त 2020 को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। आबू धाबी स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 अब चालू हो गई है। आबू धाबी यूएई का कैपिटल है। और इस परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन जो है इस वर्ष के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। और इस परमाणु संयंत्र का नाम क्या है, इसका नाम है बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है और यह राजधानी से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पावर प्लांट में 4 इकाइयां शामिल होंगी जो कुल
5600 मेगावाट ऊर्जा की आपूर्ति करेंगी, जो इस देश की कुल ऊर्जा जरूरतों का 25% हिस्सा जो है वो इसी से पूरा होने की उम्मीद है। और इसकी क्या विशेषता है कि प्रत्येक वर्ष 21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में भी मदद मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आंध्र प्रदेश की होगी 3 राजधानी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने 31 जुलाई 2020 को राज्य सरकार की 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी, और ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसकी 3 राजधानियां होंगी। कौन कौन सी राजधानियां होंगी ये देखते हैं। कार्यपालिका होगी विशाखापत्तनम में, जहां सरकार काम करेगी, एग्जीक्यूटिव। राज्य विधानसभा होगी कहाँ? अमरावती में। और हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय होगा कुरनूल में। तो ये जो है वहाँ की 3 राजधानियां होंगी। इसके अलावा ऐसा जो है विश्व में अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ पर 3 राजधानियां हैं। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव, राज्य और लेजिस्लेचर और जुडिशियरी जो है वो 3 अलग अलग शहरों में है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए। और अगले ट्यूसडे को फिर मिलेंगे ज्योग्राफी के एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।